हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड लेक्चर है सेल ऑर्गेनेल्स का। ठीक है, फर्स्ट में हम राइबोसोम के बारे में पढ़े थे। अब सेकंड हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग डाल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हमारा हो गया हेडिंग। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, इसको जो होता है फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किया था पोर्टेन नामक साइंटिस्ट ने 1945 में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was first reported by पोर्टर इन 1945 में। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1955 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे तो यहाँ हम लिख देंगे आल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो सेल होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये क्या होता है, पूरा नेटवर्क की तरफ फैला रहता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, सैक लाइक होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, ये सारे टाइप के इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ long flattened sac tubules and vesicles in eukaryotic। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ये क्या होते हैं, पूरे नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं और ये केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ये क्या कंटेन किया रहता है, इसके ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, और ये जो राइबोसोम होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पार्टिकल लगे होते हैं राइबोसोम के। अब यहीं से इनको प्रोटीन, ये क्या करता है, किसी प्रोटीन को सिंथेसिस करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बॉडी के अंदर भेज देता है। ठीक है, सपोज ये प्रोटीन है। अब यहाँ से मॉडिफिकेशन होगा, बहुत सारे एंजाइम रहेंगे जो इस पर एक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ जब ज्वाइन करेगा, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो ये बना लेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके बना लेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये इन पे जो होते हैं
बहुत सारे रिसेप्टर लगे रहते हैं, या तो जो प्रोटीन होते हैं यहाँ से बहुत सारे क्या करेंगे, मतलब अलग अलग कंपाउंड होते हैं जिससे ये क्या होते हैं अटैच करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हम एक ले लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज्वाइन करके ये ग्लाइकोप्रोटीन बना लेगा। और कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ये प्रोटीन को रिलीज़ करेगा तो यहाँ से क्या करेंगे, ये प्रोटीन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बनाएगा। नहीं तो फिर ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन लाइसोसोम भी बनाते हैं, ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। तो इतने सारे इनके काम होते हैं। अब ये एग्जांपल है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे बॉडी के किन किन पार्ट में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, जो पैंक्रियाटिक सेल होते हैं, ठीक है, पैंक्रियाटिक सेल में। और ये क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल जो होता है उसमें, प्लाज्मा सेल वहाँ पे ये काम करेंगे। जो नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल्स, वहाँ पे भी ये फंक्शन करते हैं। तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं सेकंड वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते, नो राइबोसोम। और ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड का, लिपिड सिंथेसिस। वहाँ पे वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, यहाँ पे ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रोटीन नहीं, कोई जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम आते हैं तो उनमें कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन होता है, एंजाइम होता है, उनसे ज्वाइन करके ये क्या करते हैं, फैटी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और फैटी एसिड का करेंगे, फॉस्फोलिपिड का जो फैटी एसिड है ये क्या करेगा, फैटी एसिड ये एटीपी सिंथेसिस करेगा, ठीक है। एटीपी बनाएगा। और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बनाएगा, फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये चले जाएंगे मेम्ब्रेन बनाने में, ठीक है। किसी भी सेल के मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ जब ये लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल अपना अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग काम करता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन, बॉयल एसिड, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो इन सब में ये काम करता है। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट हम कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हेडिंग है हमारा। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट होते हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट अरेंज इन स्टॉक्स, ठीक है। ये जो सिस्टर्नी वाला पोर्शन होता है ये लंबे होते हैं, ठीक है। फ्लैटेंड मीन्स चपटे होते हैं और इनमें कोई ब्रांच नहीं रहता है, ठीक है। ये अनब्रांच होते हैं, सीधे सीधे ऐसे से होते हैं। और ये अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सिस्टर्नी के बाद आ जाएंगे वेसाइकल्स। वेसाइकल्स जो होते हैं ये ओवल होते हैं, अंडाकार। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें मेम्ब्रेन रहते हैं, जो वेसाइकल होते हैं ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड वाला और लास्ट हमारा हो जाएगा ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स की बात करें तो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इरेगुलर ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इरेगुलर ब्रांच्ड ट्यूब्स होते हैं, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन,
कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये इरेगुलर रहेंगे, मतलब कोई रेगुलर इसका पैटर्न नहीं है कि ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो ये एक रेगुलर फॉर्म में होगा, ये इरेगुलर होता है। और इसमें क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांच की तरह, जैसे सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसी को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं ना, तो इसलिए इसको ब्रांच बोला जाता है। तो ये हो गया पूरा हमारा कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है इसको इंटरसेलुलर स्पेस की बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डिवाइडेड on the basis of intercellular space spaces of two type, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहेंगे हम लूमिनल, ठीक है, लूमिनल। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा लूमिनल, ठीक है। अब ये जो लूमिनल होता है ये क्या होता है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एक्स्ट्रा लूमिनल होता है ये आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब यहाँ हम डायग्राम के थ्रू बता दें, सपोज़ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डायग्राम के थ्रू हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे लूमिनल, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल, ठीक है। अंदर वाले पोर्शन को लूमिनल और इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल, ठीक है। तो इस बेस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हो गए हैं, ये सारे इसके कैरेक्टर हो गए। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सबस्टेंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द कंडक्टिंग सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ substances from one place to another place, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो कंडक्टिंग वाला काम करता है, कंडक्टिंग सिस्टम का काम करता है। कंडक्टिंग सिस्टम का मीन्स ये होता है जैसे पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, रूट से पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम, वही काम यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, जो कि सबस्टेंसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का काम करते हैं। अब यहाँ सेकेंड हो जाएगा हमारा, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब कैसे करता है, इसमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड इसकी बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़े हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और फोर्थ हमारा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस। अब नेक्स्ट पे चलें, फिफ्थ वाले पे चलें। तो फिफ्थ हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। 6 पे चलें, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 7 पे चले, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रो बॉडीज़ का भी, ठीक है, माइक्रो बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और गोल्जी बॉडी का भी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 इसका फंक्शन हो जाएगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं तो फिर हम बता रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स हो गए, या तो स्टेरॉयड्स, ठीक है। अब जैसे हम कोई हमारे बॉडी में, जैसे हम लोग ड्रग्स ले लिए, हमारे बॉडी के अंदर गया, तो ये क्या करेगा, जो भी पार्टिकल गए हैं उसमें OH ज्वाइन कर देगा और ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम अपने बॉडी में यूरिया के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कोई टॉक्सिक चीज़ जा रहा है तो उसको डिटॉक्सिक मतलब निष्क्रिय कर देता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है 8, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से ख़त्म होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।